तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अक्षयदीप है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ सालों पहले घटी एक घटना याद दिलाने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं अब कॉलेज पास कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तब उस वक्त मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया, और उसे याद करने के बाद आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो आइए जानते कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद मुझे भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर काफ़ी विश्वास होने लगा था। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अपने गांव की तरफ लौट रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हरियाणा के एक बाजार की कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता था और मेरा घर वहाँ से करीब 33 किलोमीटर दूर पड़ता था। वो कॉलेज हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज था। मुझे मेरे घर वालों ने वहीं पर एक रूम दिला दिया था, तो मैं वहीं पर आराम से रुक जाता था। लेकिन जब मुझे अर्जेंट अपने घर के लिए निकलना पड़ा तो उस वक्त शाम के 7 ही बज रहे थे और इतनी रात को मेरे उस छोटे से गांव के अंदर कोई बस नहीं जाती थी। इसलिए मैं वहां से सीधा पुराने बस स्टैंड पर पहुंच गया, क्योंकि एक आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे बस स्टैंड पर जाने के बाद मुझे कोई ना कोई बस तो मिल ही जाएगी। लेकिन जैसे मैं पुराने बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था और उस अंधेरी रात के अंदर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और तो और मुझे वहां से 10 कदम आगे की दूरी भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं उसी पुराने बस स्टैंड की एक खंडर सी पड़ी एक बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया। मेरे हाथ में मेरे मोबाइल की टॉर्च थी, जिससे मैं वहां पर हल्के फुल्के नज़ारे को देख पाने में सक्षम था। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहां पर कोई और भी है। पहले तो मैंने अपने मोबाइल की रोशनी भी इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे वहां पर कोई भी नज़र नहीं आया तब जाकर मैंने एक चैन की सांस ली। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर बस आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अब तो काफ़ी रात हो चुकी थी और ऐसे में इस पुराने बस स्टैंड पर बस का आना मुश्किल लग रहा था। जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ था उसके हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई बस भी आ सकती है। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मुझे जब लगा कि यहाँ पर कोई बस नहीं आएगी तो मैं अपने हाथ में निराशा लेकर वहाँ से निकलने लगा। जैसे मैं वहाँ से निकल रहा था तो अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी थी। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि उस सर्दी के रात के अंदर एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ था और वो मुझे अपने हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। फिर एक बार के लिए तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने उस आदमी को पहले तो वहाँ पर नहीं देखा था और फिर अचानक से वो वहाँ कैसे आ गया। यही सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, और यही सोचकर मैं उस आदमी के पास चला गया। जैसे मैं उस आदमी के पास गया तो उसने कहा, देखो यहाँ पर इतनी रात को कोई बस नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ सकता हूँ। वो देखो सामने मेरी ऑटो रिक्शा खड़ी है। दोस्तों, ये सुनकर जब मैंने उस बस स्टैंड के दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर वाकई में एक ऑटो रिक्शा खड़ी थी, और उस ऑटो रिक्शा को देखते मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। जब मैं यहाँ पर आया था तब तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया था और मैं उस आदमी के एकदम पास पहुँच गया था। देखने में तो वो किसी ड्राइवर की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने बताया कि वो एक ड्राइवर ही है तो मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा कर दिया और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पीछे पीछे उस बस स्टैंड के दरवाजे के पास पहुंच गया। और उसके बाद उसके ऑटो रिक्शे में बैठकर मैंने देखा कि वो 3 टायर की ऑटो थी, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी टाइप की लग रही थी। लेकिन उसके बाद उसने अपने रिक्शा को चलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम सड़क पर पहुँच गए। नेशनल हाईवे पर पहुँचने के बाद उसने एक अजीब से रास्ते को चुन लिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऑटो रिक्शा को किस तरफ लेकर जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लगता है भाई साहब आप गलत जा रहे हैं, मुझे तो दूसरी तरफ जाना है। मेरी बात को सुनकर उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ते से तुम्हारे गांव में पहुंचा दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली मिल गई थी, लेकिन मैं अभी भी इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस बस स्टैंड के अंदर ये आदमी आया तो आया कहाँ से, और आखिर उसने ये आग कहाँ से जला रखी थी। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद मेरी नज़र उस आदमी के हाथ पर चली गई तो मैंने देखा कि उसके हाथ एक नॉर्मल इंसान के हाथ से काफ़ी लंबे लंबे थे
और उस आदमी के हाथों के नाखून भी काफ़ी लंबे लंबे नज़र आ रहे थे। लेकिन बाद में मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। तो मैंने सोचा कि शायद उस आदमी को टाइम नहीं मिलता होगा, इसलिए उसने अपने नाखून काटे नहीं होंगे, और मैंने इस आदमी की इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। ऑटो पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़े जा रही थी। तभी मेरी नज़र उस आदमी के आंखों में पड़ी। अभी तक मैंने उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, लेकिन जैसे उस ऑटो की हल्की हल्की लाइट के अंदर मैंने उसका चेहरा ऑटो में लगे हुए सामने वाले कांच के अंदर देखा तो मैं बुरी तरह से दंग रह गया। दरअसल मैंने देखा कि उसकी आंख किसी कठपुतली की तरह नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन आंखों की जगह पर 2 सफ़ेद रंग के पत्थरों को डाल दिया हो। एक बार के लिए तो मैं बुरी तरह से दंग हो गया था, लेकिन जब उस आदमी ने खुद पे खुद अपनी आंखों से मेरी तरफ देखा तो डर के मारे अचानक मेरी हालत खराब होने लगी। ना जाने क्यों, लेकिन उसकी आंखों से मुझे डर महसूस हो रहा था। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी उस ऑटो के सामने मुझे एक तेज रफ्तार में ट्रक आता हुआ दिखा। मैंने देखा कि वो ट्रक बहुत ही स्पीड के साथ उस ऑटो रिक्शे की तरफ बढ़ रहा था और उस ऑटो का ड्राइवर मेरी तरफ देख रहा था। अब इन दोनों के टकराव होने वाले थे, और जैसे वो ट्रक उस ऑटो के पास आई तो उस ऑटो के आर पार हो गई और मैं खुद भी उस ट्रक के आर पार हो गया। ये देखकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। फिर एक बार के लिए मैं बस उस आदमी को देखता तो दूसरी बार के लिए मैं अपने शरीर को देखने लगता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक मायावी दुनिया में खो गया था। तभी उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ही छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान छा गई। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया था कि वो किस मंजिल की बात कर रहा था। मैंने उस आदमी को कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे उस आदमी के ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं था, बल्कि वो तो मुझे और भी ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे लगा कि इस तरह हरकत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। और जैसे मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर अपना हाथ रख दिया था, या फिर यूं कहे कि ये उससे भी कहीं ज़्यादा ठंडा था। उसके कंधे पर हाथ लगाते ही उसने एक अजीब सी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमखोर जानवर मुझे खाने के लिए उतावला हो रहा हो। एक बात तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो आदमी या फिर यूं कहे कि वो हैवान मेरे लिए किस मंजिल की बात कर रहा था। मैं इस आदमी से इसी के बारे में पूछना चाहता था। जब मैंने उस हैवान से दोबारा इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे उल्टा ही जवाब दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे चलती हुई ऑटो से नीचे कूद जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सड़क से नीचे मुझे बहुत ही बड़े बड़े जानवर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया था और वहाँ पर यह ऑटो चल रही थी। अब मैं एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुका था जहाँ पर एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ मुझे गहरी खाई नजर आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं इस ऑटो से नीचे कूद पाने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैंने उस आदमी से कहा, देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे वो भीख देने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो ये ऑटो चालक यही इरादा करके आया था कि मुझे मौत के घाट उतारना है। फिर कुछ देर तक तो उसके सामने हाथ जोड़ने के बाद भी जब वो आदमी नहीं पिघला तो मैं समझ गया कि ये आदमी बस बातों से तो नहीं रुकने वाला, इसलिए मुझे कोई दूसरा ही रास्ता निकालना होगा। या तो अब मुझे अपनी मौत तक पहुंचना था या फिर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगाना था। मैं समझ गया था कि अगर मैं इस ऑटो के अंदर बैठा रहा तो फिर मुझे मौत ही मिलेगी। इससे बेहतर होगा कि मुझे नीचे कूद जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं नीचे कूदने के लिए तैयार होकर दरवाजे की तरफ जा पाता कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम गया था और अब मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी मैंने उस कांच में देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी अभी भी अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लेकर मेरी ओर देख रहा था। तभी ऑटो रिक्शा एक गहरी खाई के पास पहुंच गई और मैंने देखा कि वहां उस जगह का अंत यहीं पर होता था। शायद वो कोई दूसरी दुनिया थी, या तो इस ऑटो के अंदर बैठने के बाद ही मुझे कोई दूसरी दुनिया नजर आ रही थी,
या फिर ये वास्तव में ही कोई दूसरी दुनिया थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उसने ऑटो का ब्रेक लगा दिया और उसके बाद उस ऑटो के आजू बाजू में लगभग 6 से 7 औरतें इधर उधर मंडराने लगी। वो सभी औरतें किसी चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। उनके नाखून लंबे लंबे थे और उनके दांतों से खून निकल रहा था। मैं समझ गया था कि इन्होंने अभी अभी कोई ताज़ा शिकार किया है और अब मेरी बारी होगी। डर के मारे मुझे अब और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अपनी जान बचाने की खातिर एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। फिर मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मैं तुरंत उस ऑटो से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद मैं धूम दबाकर भागने लगा और अब मुझे सामने की ओर एक रास्ता दिख रहा था। मैं बस उस रास्ते पर भागता चला गया। फिर करीब आधे घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद मुझे एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखी और ये फैक्ट्री हमारे गांव के रास्ते में आती थी और अब इस जगह से हमारा गांव कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी ने मुझे यहाँ तक क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मैं भागता हुआ उस फैक्ट्री के अंदर घुस गया और उस फैक्ट्री के अंदर हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। इसलिए मैं उस फैक्ट्री के अंदर जाकर उस आदमी की तलाश में लग गया। अब काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो वैसे भी अब काफ़ी लोग अपने घर की तरफ निकल गए थे, लेकिन फैक्ट्री का काम अभी भी चल रहा था। शायद आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ तक पहुँच गया था और उसके बाद मैंने वो पूरी रात उसी फैक्ट्री के अंदर बिताई और फिर सुबह होने के बाद मैं अपने घर आ गया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आखिर उस आदमी ने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ा था। क्या सच में वो मुझे अपने गांव तक छोड़ना चाहता था या फिर इसका कुछ और इरादा था? और वो 7 महिलाएं कौन थी जिनका इतना डरावना रूप था? ये बात आज भी मेरे जहन में बस एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।